चलिए जी, गुड मॉर्निंग। होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है सी, जल्दी से मैच करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैच करवा रहा हूँ, देखते हैं कि किसी का है पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ आउटफ्लो इनफ्लो बताना है, एक्टिविटी नहीं बतानी। जिसने घर से एक्टिविटी कर ली है मतलब वो बड़ा सीरियस बच्चा है, वाइवा में और बोर्ड में अच्छे नंबर लेना चाहता है। जिसने नहीं की ठीक है जी। तो सच में काम पहले फोटो खींची रहती है कृष्ण नाती कृष्ण सी मेरी नहीं सगे कहाँ की हम वही देख रहे क्या मैंने क्यों और पिछले 30 सेकंड से रिकॉर्डिंग चालू है। पलक बस करो, मैं तो विधि और पलक को बोलता था बहुत बातें करते हो, आप कौन सा कम करते हो। फर्स्ट फोर्थ की फर्स्ट है यार, फोर्थ में मैं मैच ही नहीं करा रहा, किसी को डाउट है पूछ लो। पहला फर्स्ट है आउटफ्लो, दूसरा है नो फ्लो, सेकंड है नो फ्लो सेकंड क्योंकि क्रेडिट पे है। थर्ड है 95,000 का कैश इनफ्लो। फोर्थ नो फ्लो। पांचवा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट अ लॉस, 4,50,000 का इनफ्लो। कैश रिसीव्ड इनफ्लो। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, 8वां आउटफ्लो। 9th इनफ्लो। 10th आउटफ्लो बाय बैक ऑफ शेयर्स, मतलब हमने अपने शेयर खरीदे पैसा दिया। 11th का बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में भी आएगा ये वाला, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, जो मुझे भी मिले थे। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स मतलब प्रॉफिट में से आपको शेयर मिल गए, कंपनी ने पैसे नहीं दिए ना पैसे मिले, तो नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन, नो इनफ्लो आउटफ्लो। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर, यार ये ना वैक्स से, अब देखो सिर्फ प्रपोज्ड लिखा हुआ है ना, तो प्रपोज्ड का तो मेन मीनिंग होता है अनाउंस करना, तो सही मायने में तो नो इनफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए। बाकी इसका आंसर मैं बता दूंगा। ऑफर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अनाउंस। 13 का आंसर ना बुक के पीछे देख लेना क्या आ रहा है। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड आउटफ्लो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो वीडियो भी बनानी है मैंने। ये है नो चेंज, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये एक चीज समझा रहा हूं, सामने देखो, सामने देखना, ये सारा जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये कैश एंड, एक बार सामने देख लो, नहीं तो इस पॉइंट पे फंसे रहोगे पूरा चैप्टर। और वाइवा वाला टीचर तो ये वाले पॉइंट चुन चुन के पूछता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये पूरा बॉक्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है, ठीक है जी। अब मुझे आप लोग बता सकते हो इस चैप्टर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में टोटल कितनी आइटम्स होती थी। 7 आइटम्स होती थी, देखना मैं बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आइटम्स बन गई। क्वेश्चन में एक आइटम होती है कैश, ये भी मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, चेक भी, डिमांड ड्राफ्ट भी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी। अब ये वाला पॉइंट नंबर क्या बोल रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इधर देखना, अब आपको मेरी एरो समझ में आ जाएगी, यहां से उठा के पैसे यहां पे डाल दिए। सेम ये वो वाली ज्यादा एग्जांपल बोली थी, हम एक ही घर में हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजा है, तो घर में ही ना, तो क्या मेंबर घर से बाहर गया या कोई मेंबर एंटर हुआ हमारे घर में, नहीं। सेम ऐसे ही ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पूरा बॉक्स है, तो मैंने पैसा कैश में से माइनस कर दिया, बैंक में प्लस कर दिया, तो मुझे बताओ मेरा ओवरऑल पूरा का पूरा सर्कल कोई चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। इसके और पॉइंट भी हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब क्या हुआ, यहां से उठ के इस साइड चला गया, ओवरऑल तो देखा जाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम चल रहा है। ये करवा रहा हूं मैं 18th, बाकी डाउट है तो वो पूछ लेना। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, इनफ्लो है क्योंकि हमने शेयर्स बेचे पैसा आया, तो ये इनफ्लो नहीं है। सर कैसे इनफ्लो नहीं है, क्योंकि जो मेरा ये करंट इन्वेस्टमेंट है ना शेयर्स, ये भी मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये भी घर में बनाया गया एक कमरा है, एक मेंबर उठ के दूसरे मेंबर में चला गया, करंट इन्वेस्टमेंट माइनस हो गई, कैश या बैंक में पैसा प्लस हो गया, ओवरऑल कैश क्या चेंज हुआ है देखना,
एक बार फिर बोल रहा हूं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या मेरे इस सर्कल का पार्ट है? देखना, फिक्स्ड एसेट मेरे इस सर्कल का पार्ट नहीं है। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट बेची होती, वो फिक्स्ड एसेट इस सर्कल के बाहर है, फिर यहां से माइनस होता तो कैश में प्लस हो जाता, फिर इनफ्लो है। अगर सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, क्योंकि ये इसी डिब्बे का, इसी गोले का ही एक पार्ट है, तो ये गोले के अंदर अंदर जो जो चीजें हो रही हैं, यानी कि 7 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपस में कुछ भी सेटलमेंट कर रहे हैं, नो इनफ्लो। और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर 7-8 स्कूलों के बच्चे हैं, कम से कम 5 स्कूलों के बच्चों के वाइवा को ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी या परचेज ऑफ सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। आपसे इनफ्लो आउटफ्लो ना पूछा जाए, आपकी आधे महीने की फीस वापस हो जाएगी। मतलब आप सोच लो कि किस लेवल तक मैं गारंटी दे रहा हूं। वाइवा वाला टीचर जो आपसे इनफ्लो आउटफ्लो एक्टिविटी पूछेगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2-3 जो हमने किए हैं, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज, सेल, या फिर एक वो इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर में भी हम किसी से पैसा ले रहे हैं नहीं है, दे रहे हैं नहीं, ठीक है जी। तो भी नो इनफ्लो। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 किसी किसी का मैच नहीं हुआ। ठंडी होगी यार, तू कहीं और चला गया था लेके। नहीं पहले फोर्थ का क्या है? क्रेडिट है यार। फिर नो होएगा। फिफ्थ में एसेट खरीदी है, बंदे को पैसे ही नहीं दिए हमने, शेयर्स दे दिए। शेयर्स और डिबेंचर चैप्टर में होता नहीं था, कंसिडरेशन अदर देन कैश। एसेट आई, शेयर गया, तो कैश ना आया ना गया, तो नो फ्लो। 12th, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन। यार वो एंट्री करी हुई है प्रोविजन वाली, बैड डेट्स टू प्रोविजन, ना पैसा आया ना गया। सर 18th में जो सेल हो रही है एट पार है, अगर 18th में एट पार है, अगर प्रीमियम डिस्काउंट होए तो भी इनफ्लो है। 100 वाली चीज 110 में बेचो, चाहे 90 में बेचो, चाहे 100 में बेचो, हमें तो इस चैप्टर में कैश लिखना है, कैश कितना आ रहा है कि जा रहा है, तो इनफ्लो है तो करंट इन्वेस्टमेंट पर हाँ। तो ये मेरा वो हो गया, अभी समझाया तो है, ये नो इनफ्लो आउटफ्लो हो गया। पर प्रीमियम होए डिस्काउंट पार नो फ्लो। प्रीमियम में पैसा ज्यादा आएगा ना, हाँ पैसा ज्यादा आएगा, तो फिर पर करंट इन्वेस्टमेंट तो उतनी की उतनी ही है ना। करंट इन्वेस्टमेंट 100 वाली है, 110 में आया, तो इधर से 100 माइनस हो जाएगा, इधर 110 प्लस हो जाएगा, अंदर ही अंदर घूम गए। जो उसका प्रॉफिट है 10 रुपए, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या किसी को डाउट, या आगे क्वेश्चंस करें? 7th में तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड है, उसका कुछ होएगा। हाँ हाँ, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है। ऑपरेटिंग 7th कल मैंने करवाया था क्या? 7th में 7.5 लाख से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफर टू, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 7 और 1 8, 9,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैच करना, पीबीटी 9,60,000, 4 आइटम में से 2 दी हुई हैं। अब ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, 8,000 ऐड कर दो, 36,000 पेटेंट्स की डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, 32,000 माइनस कर दो, और 10,000 प्लस कर दो। डेप्रिसिएशन कहां पे है? मुझे तो नहीं दिखी डेप्रिसिएशन। ये मैंने आइटम्स लिख दी हैं, 3 आइटम्स प्लस होनी है, 1 माइनस होनी है। इंक्रीज है, हाँ, मतलब ये हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमने इतना प्रोविजन बनाए है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये वो है, टैक्स मेड, ऊपर जो 4 चीजें ऐड करते हैं ये उसमें ऐड करने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो 4 चीजें ऐड करते हैं ना, टैक्स मेड, ठीक है जी, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है टैक्स मेड। पेड वाले कैसे इस क्वेश्चन में टैक्स मेड और पेड एक ही आ जाएगा। माइनस किया था इस क्वेश्चन में पेड वाले को। अच्छा, ये एडजस्टमेंट नहीं है। और बाकी ट्रेड रिसीवेबल, बाकी ये सारे के सारे करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। इसके इंक्रीज डिक्रीज देख लेना। तुझे आउटस्टैंडिंग वाला समझना है, हाँ जी। तो 24 से 12 हो गया, तो 12,000 करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। नहीं, प्रॉफिट नहीं होता इस चैप्टर में। तो ये मेरी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है,
ठीक है, तो इसका मतलब पैसा गया होगा, ये माइनस में आया होगा 12,000। हमारा टाइटल नहीं होता था ये वाला, एड डिक्रीज इन करंट, और लेस में आएगा भैया, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, तो ये लेस वाले में आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, अगले क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा उससे दिमाग खुलेगा। इसमें ओपनिंग तो ना क्वेश्चन कर कैश नहीं की। हाँ ना दिया हो फिर क्या है, मैं पूरा कैश फ्लो थोड़ी बना रहा हूँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बना रहा हूँ भाई, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2024। जिसको चैप्टर मुश्किल लगेगा कल तक, कल सैटरडे है, मुझे कल की क्लास के बाद बता देना। हम संडे को थोड़ी तूफानी क्लास रखते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा दर्द झलकेगा। समझ लो अगर मैं 4 घंटे की क्लास रख दूं विद ब्रेक, दर्द झलकेगा, लेकिन मंडे तक सारे दर्द दूर हो जाएंगे कि सर किसी बहाने चैप्टर क्लियर हो गया। अदरवाइज 35-40 मिनट 45 मिनट रोज करते रहो, बढ़िया है। एक ही बार 100 सुनार की 1 लोहार की, संडे को लोहार वाला काम करेंगे, ठीक है जी। चैप्टर मेरा बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई जादू मंत्र नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। आपको टाइम लगेगा, या तो पौना पौना घंटे के 10 दिन और लगा लो, नहीं तो पौने पौने घंटे वाले जो 10 दिन लगाने हैं तो बेटर है मैं अगर एक दिन में लगा लूं, तो उस टाइम पे ठीक है थोड़ी दुख तकलीफ होती है, लेकिन रात तक जाते जाते चलो यार इस बहाने मेरा चैप्टर तो क्लियर हुआ। अगर मैं 6-7-8 क्वेश्चन करा दिए ना, आपको लगेगा चैप्टर में कुछ है ही नहीं। सारी बात आती है प्रैक्टिस की। अब या तो आधे आधे पौने पौने घंटे वाली प्रैक्टिस 15 दिन कर लो, अदरवाइज कुछ टाइम एक दिन ज्यादा दे दिया करो, 3-4 घंटे, आपके अपने आप कॉन्सेप्ट सोल्व हो जाएंगे जब बड़े सारे क्वेश्चंस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। संडे वैसे भी मैं कई 8-9 बच्चों की हो सकता है छुट्टी करने वाला हूं, जो बड़ी जल्दी थक जाते हैं ना, मैं थक जाता हूं उनसे। तो आप लोग अपनी वीडियो लगा लेना भैया, 7-8 बच्चे, तो बाकी हमें वही बच्चे चाहिए जो 3 to 4 आवर्स एक दिन के लिए कॉम्पनसेट कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी आखिरी चैप्टर है, उसके बाद कोई संडे इतने दिन लगने भी नहीं, उसके बाद तो रिवीजन वाले काम शुरू हो जाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहां पे आपको पता है क्वेश्चन में प्रॉफिट, अब इधर सामने देख लेना यार, क्वेश्चन में प्रॉफिट 2 सालों का डाटा दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 में देखो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही होता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब हमें देखना है और सीखना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट है 3 लाख पिछले साल, इस साल रह गया 2.5 लाख। अब याद रखना दिस इज योर फिगर्स, फिगर्स का मतलब होता है बैलेंसेस, ये आपके बैलेंसेस हैं। 31 मार्च 2023 के दिन हमारे पास प्रॉफिट पड़ा था 3 लाख रुपए, 31 मार्च 24 के दिन हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है 2.5 लाख। बताओ बड़ा है कि कम हुआ है? तो 23 से 24 पूरे साल में 50,000 का लॉस किया कंपनी ने। 3 लाख रुपए पड़ा था, ठीक है, सुबह 3 लाख रुपए पड़ा है, रात को पड़ा है 2.5 लाख रुपए, बाकी 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है ना, मतलब लॉस हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 नेगेटिव में है। कैसे पता चला? 3 लाख माइनस 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख पड़ा था, एंड में जाते जाते पहले 3 लाख पड़ा था, एंड में जाते जाते 2.5 लाख पड़ा है, मतलब आपने 50,000 वेस्ट किया, मतलब दिस इज योर लॉस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? लॉस। अब ढूंढो जी वो वाली 4 चीजें, 4 आइटमें ढूंढनी है मुझे। 4 आइटम्स ढूंढो, रिजर्व, डिविडेंड्स और टैक्स मेड।
कुछ भी नहीं है, तो यही आपका पैट है, यही आपका पीबीटी है। लो जी, यही मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। अब इसमें मैं ऐड करूंगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और 4-5 लाइनें की जजमेंट मेरे को लेनी पड़ेगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम अभी तो एक एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जब बड़ा क्वेश्चन होगा तीनों एक्टिविटी का, तो हम पहले पूरा फॉर्मेट बनाया करेंगे। लाइनों की एडजस्टमेंट मेरी खराब होती है इस चैप्टर में, लेकिन मेरे को उसकी परवाह नहीं है, मेरे को क्वेश्चन 2-2.5 मिनट पहले करने। माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है जी। इसके बाद देखो, इधर देखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब इधर देखो मैं लाइन लगा रहा हूँ, फिर मेरे पास निकल आएगा कैश, नहीं क्या निकल के आता था इसके बाद मेरे पास, इसके बाद मेरे पास निकल के आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले से ही हम कर लेते हैं यार, जैसे मैं आगे कल को सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ना, मैं वैसे ही करवा रहा हूँ ताकि मेरा पहले फॉर्मेट ही याद हो जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद क्या करते थे, हम करते थे ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आगे आने वाले पूरे चैप्टर में मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कोई टीचर करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, हमारे अपने कुछ मेथड्स हैं जो आपको पेपर में 3, 3.5, 2.5 मिनट बचा के ही देंगे। इसके बाद लेस करूंगा मैं, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें भी 2 एक आइटम्स आ सकती हैं। फिर मेरे पास निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसमें से मैं माइनस करता होता हूं टैक्स का पेड, ये फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा कैश फ्लो डैश। सर डैश मतलब पॉजिटिव आ गया तो फ्रॉम लिख देंगे, इसमें नेगेटिव आ गया तो यूज्ड भर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कम से कम एक कंफ्यूजन खत्म हो गई, सारा ढांचा बन के तैयार हो गया। अब मुझे आइटम्स नहीं याद करनी। स्ट्रक्चर बन गया, फॉर्मेट बन गया जी। ठीक है, अब जैसे हम पूरा अकाउंट्स का सिलेबस करते थे ना, सेम वैसी सिमिट्री बैठेगी। ध्यान से देखना, हम क्या करते होते थे पूरे सिलेबस में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बनाते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैंने सारा फॉर्मेट बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो जो आइटम्स आती जा रही है ना, उसको एज इट इज देख देख के ना उसकी जगह पे पुट करता जाऊंगा। कल मैंने सिखाया था कल मैंने जो सिखाया था ना, कि इसमें जो आइटम्स हैं ढूंढ ढूंढ के लिखो, फिर इसमें जो आइटम्स हैं ढूंढ के लिखो, फिर करंट एसेट्स की आइटम ढूंढो। वो पैटर्न मेरी क्लास का रूल तो है नहीं, मैं करवाता ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन करवाना पड़ता है। हम तो हमेशा ऐसे ही चलते हैं कि कोई भी आइटम 2 या 3 बार ना देखनी पड़े। लेकिन जैसे कल मैंने ट्रेडिशनली कराया था कि पहले ऐड वाली आइटम्स लिखो, फिर लेस वाली आइटम्स लिखो, फिर उसके बाद करंट एसेट लिखो, करंट लाइबिलिटी लिखो, तो मुझे ना बार बार क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, यानी कि क्वेश्चन को मैं 4 या 5 बार देख रहा हूं। ठीक है, यही चीजों के ऊपर हमने टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है कि हमें क्वेश्चन 4 या 5 बार भी ना देखना पड़े और कोई आइटम मिस भी ना हो। तो बेटर है पहले सारा का सारा परफॉर्मा बना दो। अब फर्स्ट आइटम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गई। सेकंड आइटम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था, अब कितना है, इस साल करंट ईयर की कितनी डेप्रिसिएशन ऐड हुई है, तो ये मेरी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। सर पहले तो क्वेश्चन में सिंपल दी हुई थी, बेटा सिंपल दी हुई है चाहे नॉन सिंपल दी हुई है, आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब इधर देखो मैं कहां पे लिख रहा हूं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, पूरी डेप्रिसिएशन नहीं, मेरे करंट ईयर में तो 20,000 P&L में माइनस हुआ होगा ना। सर नहीं समझ आया, एक बार लॉजिक और बता दो। डेप्रिसिएशन पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, तो मेरा डेप्रिसिएशन का कितना बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो अब आप सोचो P&L अकाउंट के हिसाब से, अकाउंटेंट के हिसाब से, अकाउंटेंट ने हर साल डेप्रिसिएशन लगानी होती है, तो अकाउंटेंट ने इस साल 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस की होगी प्रॉफिट एंड लॉस में से।
वो तो अपने हर साल की करेगा ना, इकट्ठी थोड़ी करेगा पूरी, हर साल की डेप्रिसिएशन 10,000 20,000 10,000 20,000 वैसे। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, दो चीजों के बैलेंस दिए हुए हैं तो माइनस करके मैंने निकाल ली। अब मुझे सोचना है कि मुझे इस टाइम पे कैश फ्लो में पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन 80,000 प्लस करनी होती है या करंट ईयर की? करंट ईयर की। क्यों? क्योंकि मेरा P&L और कैश फ्लो हर साल बनता है, तो हर साल अपनी अपनी डेप्रिसिएशन माइनस करता था कौन? अकाउंटेंट। तो इस बार जो उसने 20,000 P&L में माइनस की होगी करंट ईयर में, तो मैं इस बार 20,000 प्लस कर दूंगा। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस करनी है, ना कि टोटल। कितनी बनती है? 20,000। पॉइंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये है मेरी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है, 18,000 से 15,000 हो रहा है। कितना कम हो रहा है? तो इधर देखो, इधर 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 करंट लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है, तो वो लेस वाले कॉलम में आ रही है। इधर देखो, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वाले कॉलम में, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डिक्रीज ही हुआ था ना यार? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज। कितना कम हो गया जी? 3,000। तो 3,000 माइनस में, 3,000 माइनस में। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये होती है मेरी करंट एसेट। करंट एसेट बढ़ रही है, 6,000 से 9,000 हो गई है, फिर से 3,000 बढ़ गई, ये भी लेस वाले में ही है, ये भी लेस वाले में ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज, प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज, फिर से 3,000 प्लस में। क्या चीज? ये वाला प्रीपेड इंश्योरेंस ठीक है या इसमें डाउट है किसी को? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। ये कमी हो रही होगी हमेशा। ये तो गुडविल 40,000 से 32,000 हो गई, 8,000 की डेप्रिसिएशन। गुडविल 40,000 से 32,000 हो गई, इट मींस 8,000 की वैल्यू कम हो गई तो डेप्रिसिएशन लग गई। लेकिन इनटेंजिबल एसेट के लिए वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन। तो चाहे आप डेप्रिसिएशन लिखा ना पेपर में, नहीं याद रहेगा तो लिखा ना गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका सिंपल मतलब होता है गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन वर्ड टेंजिबल के लिए यूज किया जाता है, अमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ इनटेंजिबल के लिए। कितनी राइट ऑफ किया हमने? 8,000। तो दोनों की सेम ट्रीटमेंट हो गई ना, डेप्रिसिएशन है ही दोनों डेप्रिसिएशन। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल है ना ये? लॉस दिखा रहे हैं। नहीं, मैं उसको नहीं देख रहा भाई, मैं ये देख रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम करंट लाइबिलिटी में माने या नॉन कैश में। मैंने कहां पे लिखवाया था वो जो प्रोविजन इंक्रीज को, है ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नहीं, एड लेस की समस्या नहीं है, समस्या आ रही है कि नॉन कैश में लिखेंगे करंट। जो हमने वो फॉर्मेट किया था उसमें आखिरी आइटम वही थी ना, इंक्रीज इन प्रोविजन। तो नॉन कैश में प्लस कर दो इंक्रीज वाला, इंक्रीज इन प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है लॉस, तो मेरा लॉस हुआ है ये, क्योंकि 10 से 14 हो गया, 4,000 का लॉस है, तो P&L ने माइनस कर दिया था, हम प्लस कर देंगे इंक्रीज इन प्रोविजन, दैट इज ये लॉस हुआ था, तो 4,000 जितना भी इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट आइटम है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ये डेटर्स हो गए करंट एसेट, 140 से 98 हो गए, 140 से 98 डिक्रीज इन करंट एसेट में आ गया। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज 42,000 प्लस में। कैश एंड बैंक बैलेंस को इग्नोर करना है क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। निकालो जी, पीबीटी तो आ गया था हमारे पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में कुछ भी नहीं आया। अभी मैंने आपको बोला था ना हम फॉर्मेट बनाते हैं तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जजमेंट की दिक्कत आएगी आएगी, जाने देना, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। तो अब मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 50 माइनस का था, निकालना। 8 4 12, माइनस का क्या आ रहा है? पक्की बात है माइनस 18,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है माइनस 18,000
इधर भी बाहर भी लिख देता हूं -18,000 को। अब -18 में 42 प्लस करने हैं, 6,000 माइनस करने हैं। देखता हूं मुझे आता है करने का नहीं। मैं तो नहीं मानता 18 पॉजिटिव आ रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा। 18 और 6 24, 24,000 माइनस का बन गया। पता लग गया 24,000 माइनस का कैसे बना। 18 माइनस का 3 3, 24 माइनस का हो गया, 42 प्लस का 42 18, हाँ 18,000 प्लस का आ गया। 18,000 प्लस का, टैक्स पेड 0, आंसर आ गया 18,000। तो ये 18,000 पॉजिटिव में आया है। फिल इन द ब्लैंक्स कैश फ्लो फ्रॉम। अगर माइनस में आता तो लिखते यूज्ड इन। केड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस, 18,000 आए हुए प्लस का, केड़ा माइनस है। अरे हो गया बेटा वो, ये 18,000 को ही तो करके आया था। 18,000 में 42,000 इधर प्लस कर दिया और ये 6,000 माइनस कर दिया। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आया है 18,000 प्लस में। माइनस वाले को ऊपर बाहर ना निकालो ना निकालो, कोई चक्कर नहीं है। हाँ कोई चक्कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क क्या पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बताना प्रॉफिट एंड लॉस। -40 से -50 चला गया। ये मेरा 10,000 का लॉस हुआ है। -40 से -50, तो ये क्वेश्चन में 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है जी। हाँ, प्लांट और मशीनरी का कुछ करना है, प्लांट और मशीनरी का कुछ भी नहीं करना। 8% डिवेंचर्स, ये करेगा अब आपको तंग। 8% जब ये डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट होंगे, अगर उसके साथ परसेंटेज गिवन है, मैक्सिमम टाइम पे या तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर दी होगी, नहीं तो वो 8% या 10% रेट है। ये एडजस्टमेंट 8% देने का मतलब क्या है, डिबेंचर्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं, पहले तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। डिबेंचर कह रहे हैं जो डिबेंचर है ना, न्यू डिबेंचर इशूड उन 1 अक्टूबर 2023, ये मेरा है 2023, ये मेरा है 31/3/2024। 5 लाख के डिबेंचर थे स्टार्टिंग में, बाद में हो गए 6 लाख। न्यू डिबेंचर क्या बने, 1 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं हमने। इसके ऊपर मैं आप लोगों को ना 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। ब्रिलियंट वाली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे आप, क्योंकि अभी तक मैंने समझाया नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि समझ ही नहीं सकते हम। कितना 40, पहले मैं भी देख लेता हूं। 1 मिनट यार, मैं सब 1 मिनट यार, सबका गलत बोल रहा हूं धीरे धीरे। 40,000 गलत है, 5 लाख रुपए पूरे साल का लगेगा। 8,000 गलत है, 8,000 गलत है, वैल्यू गलत है। कहा है ना, एक एक करके सबका गलत बोल रहा हूं, आप आंसर बोलो बस। 20,000 भी गलत है। एक आंसर आ रहा है 44, एक आ रहा है 48। इन दोनों में से कोई बंदा जीत जाएगा। 44 44,000 इज द राइट आंसर। 44,000 इज द राइट आंसर। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। 44 ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो। पहली बात, पेपर में ये पॉइंट आएगा, इसलिए ये सोच के चलो एग्जाम में ही आना है, बात ही खत्म। मेरे पास पहले कितने का लोन था, 5 लाख का लोन था। आज के दिन मेरे पास टोटल लोन कितने का है, जो 1 लाख का लोन है वो मैंने इस साल लिया है, और वो भी 1 अक्टूबर को। तो जिससे मैंने 1 लाख का लोन लिया है उसको 6 महीने का इंटरेस्ट दूंगा ना, मत कर। जिससे मैंने 1 लाख का लोन लिया है उसको कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा। रमनीत हाथ हटा लो बेटा, समझ नहीं आएगा, नहीं तो मैं कह रहा हूं पेपर में आएगा, आप कह रहे हो चलो आता रहे।
5 लाख का लोन पहले से चल रहा था। अगर आपको ये इमोशंस नहीं समझ में आएंगे ना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 लाख का लोन पहले से चल रहा है, मतलब मैंने 5 लाख का कर्जा किसी और से ले रखा है, 1 लाख का कर्जा मैंने और लिया, जो 1 लाख का कर्जा और लिया वो 6 महीने के टाइम पे लिया है। क्या ये दो अलग अलग बंदे हैं? एक से 5 लाख का लोन ले रखा है, आप इसको ऐसे समझो, एक से 1 लाख का। क्या पुराने वाला बंदा जिसे 5 लाख का लोन ले रखा है वो मेरा इंटरेस्ट माफ कर देगा क्या? यानी कि जो 5 लाख है पुराना, उसके ऊपर पूरे 8% लगेगा। कितना? 40,000। और जो मैंने 1 लाख इस साल ली है उसके ऊपर भी 8% लगेगा, लेकिन 6/12 4,000। तो टोटल इंटरेस्ट इज 44,000। लॉजिक इतना सा है, पुराने वाला जो मैंने 5 लाख का लोन ले रखा है वो अपना इंटरेस्ट थोड़ी माफ करेगा भैया, वो कर्जा तो चल ही रहा है, उसके ऊपर तो ब्याज बन ही रहा है, पे करना पड़ेगा। जो नया लिया है उसके ऊपर टाइम के हिसाब से लगेगा। सर पुराने में टाइम क्यों नहीं लगाया? मुझे थोड़ी पता है वो पिछले कितने साल से चल रहा है। 31/3/2023 को तो खड़ा है ना पहले दिन, और कुछ रिडीम नहीं किया, वो तो पूरा साल ही लोन आउटस्टैंडिंग है, तो उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। तो 50 नहीं है नीचे तो अगर इनकेस नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं कह रहा हूं नीचे 1 अक्टूबर 23 नहीं है तो कितने का? पूरा कितना? 6 का, 5 का, 1 का? सस्पेंस क्लियर कर दे या हाइड कर लें, या इसको जानने के लिए देखते रहो एमसीए की क्लास अगली वीडियो में, है ना? अगली वीडियो में। चलो क्या छोटे का तो नहीं आता। कल? हाँ कल देखिए, लेकिन अब आजकल यूट्यूबर्स ना वो बीच में ही सेंटर में डालते हैं 50% क्लास में। ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, ट्रेड पेबल हो जाएगा, प्रोविजन। अब बात करते हैं 10% ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 2 लाख से 2.5 लाख वो तो नहीं आएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो आएगा। जशन आप बताना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, प्लस या माइनस? बेटा डिबेंचर का जो 1 लाख है प्रिंसिपल अमाउंट तो जाएगा जाएगा फाइनेंसिंग में। याद करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट तो प्लस करना पड़ेगा ना, और फिर उसका इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में भी माइनस होगा। अगर आपको नहीं याद आता देखना, अगर आप फॉर्मेट देखोगे ना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड करना है हमने। इससे बेटर तो मैं क्वेश्चन ही करा देता हूं, छोड़ो। नहीं नहीं 12 मिनट बचे हैं। समझा दो, टाइम भी लगेगा। हम आपको मैसेज करके परेशान करने। जो हमने 8% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला था ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है। वो क्यों प्लस करना है? क्योंकि वो फाइनेंसिंग की आइटम है, P&L अकाउंटेंट ने अपने P&L में माइनस कर दिया था, तो हम उसको ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, फिर उसको फाइनेंसिंग में जाके माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में फाइनेंसिंग है ही नहीं। निकुंज तू ही सबसे ज्यादा सफर करने वाला है, लॉजिक्स चल रहे हैं, तेरा ही पेपर 1 तारीख को है और तू ही अपना मस्ती में गुमसुम है। फिर तू कहेगा कि जब तेरे को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे तो कहेगा सर समझ नहीं आ रहा। समझाने के टाइम पे तो उसको लाइटली ले रहे। और संडे को मैं सच में तेरे को नहीं बुला रहा क्लास में, तू वीडियो लगाइयो 3-4 घंटे की। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 44,000 का, अगर मेरा फुल फ्लैज क्वेश्चन होता तो फाइनेंसिंग में माइनस करता, क्योंकि डिबेंचर की आइटम फाइनेंसिंग की होती है, ऑपरेटिंग में प्लस करता, क्योंकि इंटरेस्ट P&L अकाउंटेंट ने पिछले साल माइनस कर दिया था पहले खर्चा सोच के। मैंने भी बोला कि ठीक है माइनस होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है ना, तो मैं प्रॉफिट कहां पे लिखता हूं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखता हूं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड हो जाता है, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाता है। फॉर्मेट में है पड़ा सब कुछ। तो 44,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश में आपको प्लस करना है उसको नॉन ऑपरेटिंग में। सेम ऐसे ही ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो P&L अकाउंटेंट वाला उसको अदर इनकम में प्लस कर देता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये, तो इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरा ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग का है,
तो इसलिए मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नहीं सोच रहा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन करंट इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो प्लस हुई पड़ी है P&L में, माइनस करेंगे। अब सवाल आता है कितना माइनस करेंगे। यहां पे देखो, न्यू इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। पूरा साल मैंने 2 लाख रुपए के शेयर या FD करा रखी हैं। साल के आखिरी दिन, साल के अंतिम दिन, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, साल के आखिरी दिन मैंने 50,000 की FD और करा ली। क्या आप बता सकते हो 31 मार्च 24 को मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्या जो आखिरी में 50,000 की FD कराई है, सर 50 दिख ही नहीं रहा, अकाउंट्स की नजरों से दिखेगा अगर देखने का ट्राई करोगे। आर यू एबल टू सी 50,000 की न्यू FD? पहले कितने की थी FD? अब कितने की है? तो 50,000 की FD कराई है तभी 2.5 लाख हो गया। और वो 2.5 लाख की FD कब कराई है? इधर देखना, एंड ऑफ करंट ईयर। मतलब आपकी ये FD की डेट है 31/3/24 को FD कराई, उस दिन इंटरेस्ट मिलेगा क्या? साल बाद मिलता है। तो 50,000 के ऊपर तो जीरो है, लेकिन जो 2 लाख रुपए के ऊपर चला आ रहा है पुरानी FD, उसके ऊपर तो ब्याज खाओगे। तो 2 लाख का 10% 20,000। ये कहां पे होगा मैं बता देता हूं, विजुअलाइज कर लेना आप। लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है ना, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, यहां पे इधर जाके माइनस होएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था वो यहां पे आना था ऊपर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फॉर्मेट में सारा दिया हुआ है, आप जब जब क्वेश्चन करोगे ना साथ साथ फॉर्मेट देखते रहा करना, डबल चीजें होती रहेंगी, क्वेश्चन भी तैयार होता चला जाएगा। 3-4 दिन दिक्कत आती है यार, हर चैप्टर में आती थी, 4 फीचर वाला देख लो, नहीं आती थी, बाद में अपने आप तैयार हो जाता है 2-4-5 दिनों के बाद। अगला पॉइंट क्या है जी? आ रहा हूं मैं, आप इतना, छुट्टी तो उतने टाइम पे ही होगी। गुडविल 30,000 से 45,000 हो गई। पिछले क्वेश्चन में डिक्रीज हुई थी तो हमने बोला था डेप्रिसिएशन है। यहां पे क्या होएगा फिर? एप्रिसिएशन नहीं, यहां पे है मैंने गुडविल खरीदी है, परचेज्ड गुडविल 15,000, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, क्योंकि गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इसके लिए कौन सी कैटेगरी होती है? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में माइनस होएगा 15,000। क्या इस क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहा हूं मैं? तो गुडविल का कुछ नहीं होना। सर एक बार फिर से, बड़ी जल्दी हो गया। पहले कितने की थी गुडविल, अब कितनी हो गई? तो आपने और खरीदी होगी, खरीदने से पैसा आएगा या जाएगा? माइनस में। तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या मैं इस क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहा हूं? तो इग्नोर कर दो। अगला पॉइंट, उससे नहीं आएगा, नो कैश नो ऑपरेटिंग माइनस से। नहीं भाई, ये एसेट है, इनकम्स होती हैं वो। इन्वेंटरीज हो जाएगा करंट एसेट। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया मेरा, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं इस क्वेश्चन में कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं? तो मारो गोली इसको, मैं क्यों अभी देखूं? सर इन केस अगर मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा होता फिर क्या करते? 40 से 45 हो गया, 5,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता। ओके जी, बाय बाय। छुट्टी नहीं हो रही, एक सेकेंड।